ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तापमापन। ताप की माप तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग में लाए जाते हैं। सेल्सियस पैमाना। ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन तथा जल का क्वथनांक 373 अंकित किया जाता है। उपर्युक्त में से स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है। अतः केल्विन पैमाने पर ताप बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273 अर्थात K = C + 273। फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध। C/5 = F-32/9। ताप परिवर्तन के प्रभाव। ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में तथा द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। गलन। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है गलन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ पिघल कर जल बनाता है, इसलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों, परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच आकर्षण की माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। क्वथन। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होते हैं क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड। संघनन या द्रवण। शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन या द्रवण कहलाता है। संघनन क्वथन अथवा वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है। हिमीकरण। शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम हिमीकरण कहलाता है। हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, इसीलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गुप्त ऊष्मा। सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ के प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 × 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा
लेता है और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक असहनीय होता है। यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप पर होते हैं। इसका कारण यह है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। इसीलिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ता है और संघनित होकर जल बनाती है तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलो कैलोरी अधिक ऊष्मा निकलती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय जलन उत्पन्न करती है। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन गर्म जल पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में ठोस सॉलिड का सीधे वाष्प अर्थात गैस में परिवर्तन सब्लिमेशन कहलाता है। सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे द्रव में ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, गैफ्सलीन इत्यादि। वाष्पन अर्थात इवेपोरेशन अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर उच्च होती है और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। वाष्पन के कारण शीतलन। किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना। मिट्टी के घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिसकर वाष्पित होते रहते हैं। वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होती है। इस प्रकार घड़ों में शेष जल ऊष्मा खो देता है और ठंडा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकलते हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। पॉलिएस्टर इत्यादि से बने वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं। इससे वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्रों को वरीयता दी जाती है। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ाता है, जिससे हमें शीतलता की अनुभूति होती है। डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण ही होता है। डेजर्ट कूलर गर्म और शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर ताप जल की वाष्पन की दर को बढ़ाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। संवहन अर्थात कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों और गैसों में होता है। केवल लिक्विड और गैस में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरणार्थ आग पर रखी गई पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। सौ डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जल उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम में वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक लाने के लिए कितने कैलोरी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ये 720
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक ही तापक्रम पर होते हैं? -40 डिग्री। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का दोगुना होता है? तो यह है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम दोगुना होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। केल्विन तापमान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या सेल्सियस में होगा 36.89। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 है और या सेल्सियस पर होगा 93.3। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान होगा 104। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। माना कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है। इसे सोने से काफ़ी कम तापमान को हो जाने पर भी द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है। इससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता। परम शून्य ताप क्या है? यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परिभाषित किया गया है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान उसके आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है अतः उसका घनत्व घट जाता है। इसी किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। आरेख देख लें। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ताप अस्थायी की स्थिर बनाए रखने का एक साधन है टेम्परेचर का। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न करने का खतरा सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र कहते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का तापक्रम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापक्रम
36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है, जो कि परिसीमा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, इसलिए ऐसे ही है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक अर्थात डीह्यूमिडिफिकेशन प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर कुरकुरे हो जाते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। तो ये सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। ये सही है, परंतु आर गलत है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप एम्बिएंट टेम्परेचर्स पर द्रवित किया जा सकता है। अमोनिया को द्रवित करने के लिए हाई प्रेशर तथा एम्बिएंट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर के शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। रेफ्रिजरेटर बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और बर्फ़ एक दुर्बल चालक होता है। कृष्ण क्षेत्र अर्थात ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये सही है। कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ये सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्पेस बेस्ड सोलर पावर को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। एसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायता में उपलब्धता। तो ये सही है और ये सही स्पष्टीकरण भी है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा एसपी अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित ऊर्जा सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भूसमकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेज़र प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भूसमकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूर्ति होती है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई बढ़ती है। लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलय के चित्र पर ध्यान दीजिए। पत्ती से बनी धातु वलय के चित्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल जाएगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है और ताप से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में भी वृद्धि होती है, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल सकेगा। दो धातुएं भी पट्टियों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है, तो इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप धारण कर लेगा बी। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाए, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है।
तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये दोनों, ए और आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। चूँकि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर अर्थात एसी और कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एसी और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है, जबकि एयर कूलर नहीं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये सही है। और दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। कमरे में लगा हुआ एसी क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता, तापक्रम। एसी नियंत्रित करता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एवं वायु की गति। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर किया जाता है? वाष्पन शीतलन द्वारा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस की ही प्रयुक्त होता है, इससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। निम्न अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो ये है 20% आर्द्रता और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जल में नमक जैसी अशुद्धि मिलाने पर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अप्रद्रव्य को मिलाने से समानता गलनांक कम हो जाता है। क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। यह जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो यह है रजत परत अर्थात सिल्वर प्लेटिंग लगाया जाता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है संचालन, संवहन और विकिरण तीनों द्वारा। वैक्यूम होने के कारण थर्मस फ्लास्क में 2 परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया ऊष्मा की हानि तो प्राप्ति नहीं होती। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, सही है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जाड़े में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ये भ्रामक है, परंतु आर सत्य है। जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, अतः ये कथन असत्य है।
सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक तथा खराब अवशोषी होते हैं। इसी कारण बर्फ में